गुड मॉर्निंग क्लास 12th। चिल्ड्रन देखो, अब हम लोग लास्ट लेसन पे आ गए हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हमको कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स की बात करनी है। तो हम लोग क्लास 9th-10th में ये कह देते थे कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स विच हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर की वहाँ बात हम लोग नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्न डेफिनेशन दी जाती है उसके बेसिस पे हम लोग जब हमको क्लासिफाई करना होता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को, दो तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना। रेसिस्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टिविटी जो है किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर की जो रेसिस्टिविटी होती है उसके रेजिस्टेंस की इक्वल होती है। तो मेटल्स के बारे में अगर मैं कहूँ, फर्स्ट है मेटल्स। ठीक है, कंडक्टर्स जितने भी होंगे वो सभी मेटल्स होंगे, कंडक्टर्स कह लीजिए या मेटल्स कह लीजिए। इनकी रेसिस्टिविटी जो होती है बहुत लो होती है। दे हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, दे हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, यानी ये करंट के फ्लो में बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन डालेंगी। और इनकी जो रेंज होती है, रेसिस्टिविटी की रेंज आपको याद होनी चाहिए, इन द रेंज 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर। ये मेटल्स की रेसिस्टिविटी की रेंज है, 10 to the power -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर। यहीं हम अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स की जो, जहाँ मेटल मैंने लिख रखा है इसका मतलब मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब दूसरा है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेसिस्टिविटी होती है उसकी जो रेंज होती है बच्चों, रेंज वो होती है 10 to the power -5 से लेकर के 10 to the power 6 ओम मीटर तक। ये सेमीकंडक्टर्स की रेंज होती है। ठीक है, यानी इनकी कंडक्टिविटी कम होगी, इनकी रेसिस्टिविटी लो होती है, इसका मतलब है कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, सबसे हाई इन्हीं की होती है। और थर्ड आ जाते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स यानी बैड कंडक्टर्स। ठीक है ना। इनकी रेसिस्टिविटी मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रेसिस्टिविटी होती है। और इसकी जो रेंज होती है, एंड रेंज इज़ 10 to the power 11 से लेकर के 10 to the power 9 ओम मीटर तक होती है। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो होती है मेटल्स की वो 10 to -2 to 10 to the power -8 ओम मीटर, सेमीकंडक्टर की 10 to the power -5 ओम मीटर टू 10 to the power 6 ओम मीटर। और इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी होगी वो हाईएस्ट होगी। और पावर में डिफरेंस भी देखिए बहुत ज़्यादा है, 10 पावर 6 के बाद 10 पावर 11 से लेकर के 10 to the power 19 ओम मीटर। ये हम लोग ने क्लासिफाई किया हुआ है, हम लोग को बस ये रेंज याद होनी चाहिए। ये हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे मेटल्स की रेसिस्टिविटी लो है तो कंडक्टिविटी इनकी हाई होगी। ठीक है। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, तो सेकेंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। यस चिल्ड्रन, सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेस में कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं, तो उसके लिए हमें सॉलिड्स की एनर्जी बैंड्स को पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी बैंड्स के बारे में देखिए, किसी भी सॉलिड में आपको मालूम है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं और ये खूब क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। और जब एटम्स इंडिविजुअल होता है, जब एक सिंगल एटम को ले लें यानी एक आइसोलेटेड एटम्स को ले लें, तो उसकी जो है बिल्कुल डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होती हैं, जैसे कि 1s 2s 2p 3s। ठीक है ना।
और अगर मान लीजिए इस तरह के मेरे पास n एटम्स हैं, n एटम्स है तो आपके हर एक एटम की एनर्जी लेवल्स होगी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी। और जब मैं n नंबर ऑफ़ एटम्स ले रहा हूँ तो n नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो इसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान देना बेटा। क्या लिखा है? ए सॉलिड कंटेन्स एन इनॉर्मस नंबर ऑफ एटम पैक्ड क्लोजली टुगेदर। ठीक है ना, किसी भी सॉलिड में बहुत सारे एटम बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ईच एटम व्हेन आइसोलेटेड, जब एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं तो आइसोलेटेड एटम की कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं जिनको हम लोग 1s 2s 3p से नेम से मेंशन करते हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी सॉलिड में n नंबर ऑफ़ एटम्स हैं तो उसकी n नंबर ऑफ हर n एटम्स की डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगी और ये जो एनर्जी लेवल्स होंगी वो आपस में कोइंसाइड भी कर रही होंगी। यहाँ तक मैंने लिखा है। चलिए, इसमें जो हर एक एटम की जो एनर्जी लेवल्स होती है, हर एक एटम की एनर्जी लेवल्स जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली फिल कर होते रहते हैं, उसका एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसमें एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। और जब कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो क्या होता है कि ये सारे एटम्स बहुत क्लोजली आ जाते हैं एज द एटम अप्रोच वन अनदर टू फॉर्म ए सॉलिड। और तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। एनर्जी लेवल में इंटरेक्शंस मीन्स एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आपस में इंटरेक्शन होते हैं। इंटरेक्शन मीन्स उनके बीच में फोर्स लगता है। जैसे एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं। और किसी भी सॉलिड में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी ऑलमोस्ट 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब होते हैं। तो वो एटम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हर एक एनर्जी लेवल स्प्लिट करती है तो वो इतने पास पा जाते हैं स्प्लिटिंग के बाद एनर्जी लेवल्स कि वो मुझे कंप्लीट एक बैंड नज़र आता है। ठीक है, इसी को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। थोड़ा सा इसको 2 बार रीड करने के बाद इसको आपको रटना भी पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार ज़रा मैं फिर से आपको बता दूं। एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं तो सुनिएगा ज़रा। इसमें क्या है? ए सॉलिड कंटेन्स एन इनॉर्मस नंबर ऑफ़ एटम्स पैक्ड क्लोजली टुगेदर। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। किसी भी सॉलिड में बहुत सारे एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जब कोई एटम आइसोलेटेड होता है तो उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम लोग 1s 2s 2p करके मेंशन करते हैं। अगर हम सपोज़ कर लें या इमेजिन कर लें कि किसी सॉलिड में n नंबर ऑफ़ एटम्स हैं तो हर एक एटम की अपनी एनर्जी लेवल्स होंगी। तो n नंबर ऑफ़ एटम्स ले रहे हैं तो n एटम्स की अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगी। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली फिल होते रहेंगे। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म होता है तो ये एटम्स बहुत पास आ जाते हैं और एक एटम की जो एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे एटम की एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। इंटरेक्शंस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाती है। और स्प्लिटिंग जो होती है लगभग 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर एनर्जी लेवल्स को स्प्लिटिंग को मैं एक सिंगल लाइन भी मान लूँ और लाइंस अगर 10⁻23 है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप लाइंस को सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, वो आपको पूरा बैंड नज़र आएगा। उसी को हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन है ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाती है।